आज तुम लोग के चैट्स ऑफ हो गए थे ना? मैंने नहीं किए थे। नो नो नो, आई डिडंट डू इट, है ना। चैट्स बंद हो गए थे, पता नहीं कैसे दिखा रहा था, कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ, जबकि मैंने चैट ऑन कर रखा था। हो जाता है कभी कदार, इधर 2 दिन से लगातार हो रहा है, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत धमाकेदार लेक्चर लेके आया हूँ। ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो शायद आपने पहले ना पढ़े हों या इतने डिटेल में किसी ने ना पढ़ाए हों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बढ़िया एकदम एक टॉपिक आज लेके आया हूँ मैं, कि कुछ क्वांटिटीज़ की बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर जेई में भी सवाल आ रखा है, तो वहाँ तक भी जाएंगे। आज जेई का लेवल फिर से टच करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। और आवाज़ आ रही है ना मेरी क्लियर? और हाँ, बोर्ड का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, सब बोर्ड के ही टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। एनर्जी डेंसिटी बोर्ड की रहेगा, छोटा सा टॉपिक है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, एकदम फील ले लेंगे। आज बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैसे ट्रैवल कराती है और क्या क्या होता है। वेव के पास एनर्जी होती है, इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, मोमेंटम कैसे वेव के अंदर आ जाता है, जो कि पार्टिकल का एक नेचर है। मोमेंटम इज अ पार्टिकल नेचर, वो कैसे वेव के अंदर आ जाता है। तो इस तरह की आज हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। कल आपका बेटा ये टॉपिक खत्म होगा, नहीं आज नहीं खत्म हो रहा है, कल आपका लास्ट लेक्चर होगा। टुमारो विल बी योर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर लास्ट लेक्चर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहां पे बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वहां पे, ठीक है। वो काफी थियोरेटिकल होगा, उसमें तो बस बातें होंगी कि क्या वेव क्या करती है, क्या रेंज है, इस तरह की चीजें होंगी, 1-2 फॉर्मूले होंगे, ठीक है। शुरू किया जाए। आपका मंडे से स्टार्ट हो रहा है बेटा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स 1 महीना चलेगा यहाँ से, ठीक है। रे ऑप्टिक्स चालू होगा जो कि 1 महीना चलेगा। शुरू किया जाए, आप धमाकेदार रिवीजन करते रहिए। स्टार्ट करें, 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आज है बच्चों उसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखना सीख गए थे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी समझ गए थे कैसे निकालते हैं। E0/B0 से भी निकालते हैं, कई बार 1/√εo/μ0 से भी निकालते हैं, कोई और मीडियम होता है तो ε कर देते हैं, है ना। ω/k से भी निकालते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, E0/B0 = C। ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज बेटा हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी किस फॉर्म में ले जाती है, और उस एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, और एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है उसके पास, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे इंटेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। फिर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंगे, जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि किसी वेव के पास मोमेंटम कैसे आ सकता है। मोमेंटम तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी मोमेंटम है, और वो कैसे आया, कहां से आया, वो भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। शुरू करें। जी हाँ, मेरा नाम है अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा ऐप फिजिक्स वाला। आज के लेक्चर साथ मिलेगी आपको एक छोटी सी डीपीपी, जिसमें होंगे आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया सवाल। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई साहब, स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले विनर्स ऑफ फॉर्मूला शीट कंपटीशन 05, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंजलि सिंह एंड उम्मे रुमान, ठीक है। दोनों ही प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत ढेर सारा बधाई, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उम्मे रुमान एंड अंजलि सिंह फॉर विनिंग द फॉर्मूला शीट कंपटीशन 05। नाउ दे विल गेट व्हाट, कैश प्राइज ऑफ रुपीज, अच्छा इस बार चेंज हुआ है ना, अच्छा अगली बार से हुआ है, ₹1100 ईच। आप देख रहे हो मैं हर फॉर्मूला शीट कंपटीशन में 2 विनर दे रहा हूं, हर बार 1100 का एक्स्ट्रा नुकसान होता है मेरा, पर क्या करूं, बच्चे इतने मेहनत से भेजते हैं, कम से कम 2 विनर तो निकालने चाहिए। अगले फॉर्मूला शीट कंपटीशन के विनर को मिलेंगे 2100 रुपए, ठीक है, चैप्टर 6 के, जो कि कल लिंक बंद हो रहा है 11 बजे। लिंक अगर आपको चाहिए तो कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आप जाएंगे, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप सबमिट कर सकते हैं अपनी फॉर्मूला शीट। कल सुबह 11 बजे लिंक बंद हो जाएगा, और प्राइस रहेगी 2100 रुपीज। और मैं ये भी डिस्क्लोज कर चुका हूं कि बहुत जल्द कंपटीशन आने वाला है 11,000 रुपीज प्राइस का, बहुत जल्द मैं वो भी रिलीज करने आ रहा हूं। खैर ये सब तो लालच वाली बातें दूर रखते हैं, चलते हैं आगे। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू हैव सबमिटेड योर फॉर्मूला शीट। जिन्होंने बना के खूबसूरत फॉर्मूला शीट दी, वो फॉर्मूला शीट भले ही ऐप पे ना लग पाई है, पर वो आपके दिल में छप गई है, उसको अब आप यूज करोगे अपने साल भर।
अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। तो बनाया जरूर करो, भेजा बहुत करो, जरूर करो। ये मत सोचा करो जीतना है कि हारना है, जो भेज रहा है वो जीत गया, उसने अपनी जंग जीत ली। कल सिखाया था ना, सबकी अपनी टाइमलाइन है भाई। चल स्टार्ट करते हैं। टुडेज गोल, बेटा आज का गोल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी पढ़नी है, इंटेंसिटी पढ़नी है और मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन लिखना आ गया था, अब एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी और मोमेंटम। देखना क्या प्यारा कंटेंट लेके आए, तुमको मजा आ जाएगा आज। शुरू करते हैं बेटा। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, अब तक हमें ये तो क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेके जाती है। भाई कोई भी वेव होती है वो क्या करती है? एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी लेके जाती है, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। द एनर्जी इज कंटेन्ड इन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इनकी एनर्जी कहां पे होती है, किस जगह पे छुपी होती है, किस फॉर्म में एनर्जी लेके जाते हैं? बेटा इनके पास क्या होती हैं? इनके पास होती हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी ये किस फॉर्म में ले जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छुपाकर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छुपा के ले जाते हैं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा दोनों ही क्या करते हैं? आप फॉर्मुला शीट कहां देख सकते हो? बेटा फॉर्मुला शीट ऐप में लग गई है, चैप्टर नंबर 5 का फॉर्मुला शीट कंपटीशन था, चैप्टर नंबर 5 के क्लासरूम कंटेंट में जाओगे, वहां पे आपको ये फॉर्मुला शीट्स मिल जाएंगी। इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा दोनों ही फील्ड बराबर बराबर एनर्जी लेके चलती हैं। जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मान लो एनर्जी है 10 जूल पर मीटर क्यूब, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 1 मीटर क्यूब में मान लो 10 जूल एनर्जी है, तो उसमें से 5 जूल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, 5 जूल होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे कितनी एनर्जी, ये तो बेवकूफी की बात हुई ना। वेव तो भाई इन्फिनाइट से आ रही है, इन्फिनाइट को जा रही है, तो पर मीटर क्यूब एनर्जी देखी जाती है। इसलिए बेटा एनर्जी टर्म नहीं फेमस है, क्या फेमस है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई वेव इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी को जा रही है ना, तो पूरी वेव की एनर्जी तो आप नहीं जोड़ सकते ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 10 जूल पर मीटर क्यूब है तो 5 आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, 5 आएगी मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, बाय नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज इन एलसी सर्किट। बेटा ये हम लोग ने देखा था लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 पे इस पे डिटेल डिस्कशन किया था हम लोग ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। और हमने एक्सेलरेटेड की जगह कौन सा पार्टिकल लिया था? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल लिया था। और चार्ज कहां ऑसिलेट कर रहा था? एलसी ऑसिलेटर में, है ना, या एलसी सर्किट में। तो वही बताया है, बाय नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज इन एलसी सर्किट। The energy of electric field is from capacitor, while energy of magnetic field is from inductor. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहां स्टोर्ड होती है? कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर ने कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे स्टोर होती है या कहां पे फॉर्म होती है? इंडक्टर के अंदर होती है ना। इंडक्टर के अंदर क्या होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर ने क्या एनर्जी बनाई? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी बना के आगे ट्रांसफर कर दी, और इंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी बना के आगे ट्रांसफर कर दी। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड की होती है, उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हमें कैसे पता चलेगी? हम कैपेसिटर के अंदर जाके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कैसे देखेंगे? हम इंडक्टर के अंदर जाएंगे, इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम देखेंगे उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं बेटा? एनर्जी डेंसिटी का सिंबल यू रहेगा, म्यू लिखा है, यू लिखा जाता है, ठीक है, वो म्यू लिख गया है, सिंपल यू है ना, छोटा यू लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए, स्मॉल यू और यहाँ पे ई। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बेटा, ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा कैपेसिटर की प्लेस डी डिस्टेंस अपार्ट है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चा? कमेंट करके बताइए मुझको, इसकी एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताएं। व्हाट विल बी दी एनर्जी? बेटा इसकी एनर्जी पता है आप लोग को? इसकी एनर्जी पता है? U इज इक्वल्स टू
हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा बेटा कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं मेरे को? हाफ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। और बेटा क्या मैं V को E के टर्म्स में लिख सकता हूं? क्या पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखा जा सकता है ई डी? वैसे तो लिखते हैं E डॉट डी, है ना, पर यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डी भी इधर, तो ई डी कॉस जीरो, याद आ रहा है? आप पहले E डॉट आर लगाते थे, फिर क्या होता था ई डी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कॉस जीरो, तो बेटा कितनी आ जाएगी? E इंटू डी, यही होता था ना, E डॉट आर, है ना। अब यहाँ पे R और E एक ही तरफ है, तो ई आर कॉस जीरो, तो ई डी आ गई। बेटा V की जगह मैं रख दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड और D और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहां से बेटा कितनी एनर्जी स्टोर हो गई इसके अंदर? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कितना हो गया? E का स्क्वायर और D का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये D और ये D कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? U इज इक्वल्स टू हाफ, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। ये सॉल्व नो, हाफ सी वी स्क्वायर, सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी की जगह ई डॉट डी रखा, ई डी सेम डायरेक्शन में, ई डी कॉस जीरो, ई डी आया, रख दिया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ई स्क्वायर, डी से डी कट गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। अब बच्चा बात सुनो, ये ए डी क्या हो गया? व्हाट इज दिस ए इंटू डी? सभी लोग बता चुके हैं, वॉल्यूम हो गया। बेटा एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। तो क्या बेटा हम बोल सकते हैं U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी, वेयर V डिनोट्स वॉल्यूम, है V डिनोट्स वॉल्यूम। बेटा क्या यहां से हमें एनर्जी डेंसिटी मिल चुकी है? क्या मुझे एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल चुका है? मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या मुझे एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल चुका है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी, बेटा V से डिवाइड कर देते हैं, U बाई वी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा U बाई वी क्या हो गया? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है तो UE लिख दिया, इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दूं तो क्या आप उसकी एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो? एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे ही होती है इक्वेशन। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, इस टाइम एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? इस टाइम एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? इस टाइम एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख लें? ई नॉट का स्क्वायर, क्या लिखें? बेटा आपने एक चीज सोची कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, यहां कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखें? इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब बेटा ये जो आपने डेंसिटी निकाली है, जो एनर्जी डेंसिटी निकाली है, ये भी क्या होगी? वेरिएबल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, एनर्जी डेंसिटी भी लगातार चेंज होगी। हाँ कई बच्चे बता रहे हैं आरएमएस वैल्यू रख दीजिए, सही आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया और करेक्ट आइडिया है कि हम आरएमएस वैल्यू रख दें, बट मुझे इसका जवाब देना आरएमएस वैल्यू क्यों रखें, क्योंकि तुम किताब से पढ़ के आए हो। पर मैं फिजिक्स टीचर हूं, मैं तुमसे पूछूंगा आरएमएस क्यों रखें, रीजन बताओ, आरएमएस क्यों रखें, एवरेज क्यों ना रखें? बहुत अच्छी बात आप पढ़ के आए थे। अब आप ये बताइए, अगर E की आरएमएस वैल्यू रखेंगे तो U आरएमएस आएगा कि U एवरेज आएगा? ठीक है, अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू रखेंगे तो बेटा U आरएमएस आएगा कि U एवरेज आएगा, ये बात बताइए। हाँ अगर हम इसकी आरएमएस वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, एकदम सही कह रहे हो, E नॉट बाई रूट टू से आंसर मैच कर जाता है, एकदम सच बात है। E नॉट बाई रूट टू रखोगे 1/4 आता है, वही आंसर है, सबको पता है। मैं पूछ रहा हूं अगर आरएमएस रखेंगे तो ये आरएमएस आएगा कि एवरेज आएगा? तोते उड़ गए, कोई आरएमएस बोल रहा है, कोई एवरेज बोल रहा है। आओ सीखते हैं बेटा। बेटा मेरे ख्याल से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि E वेरिएबल है, क्योंकि E वेरिएबल है,
जो मुझे फील होता है बच्चा अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को यूई की एवरेज वैल्यू निकालनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आरएमएस वैल्यू निकालनी चाहिए, मुझे तो लगता है एवरेज वैल्यू निकालनी चाहिए। बट हाँ, एक्सप्रेशन वही आता है आरएमएस वाला, इसीलिए तुम आरएमएस बोल रहे थे। बट मुझे लगता नहीं कि आरएमएस वैल्यू निकालनी चाहिए भाई। कोई चीज वेरिएबल है तो उसकी हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे ताकि हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी बता सकें, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा बेटा, हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं। इसके एक्सप्रेशन को यहां पे लिखेंगे, UE इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बेटा ई की जगह रख सकते हैं UE इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई की जगह बेटा ये एक्सप्रेशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी। बेटा इसका एवरेज कैसे निकलेगा, आप लोग ने एसी में मेरे साथ पढ़ा था एवरेज निकालने का तरीका। इसके ऊपर बार लगा दो और बोलो इसके ऊपर भी बार लगा दो। UE का क्या निकल आया, एवरेज वैल्यू। बेटा किसके बराबर होगी, हाफ तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एवरेज तो हाफ ही रह जाएगा। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही रह जाएगा। ई नॉट कांस्टेंट है तो ई नॉट स्क्वायर। बेटा इसका एवरेज क्या आता है, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा साइन ओमेगा टी का 0 आता था, ये साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का एवरेज क्या था एक साइकिल का, 1/2 था। अब समझे तुम जो आरएमएस बोल रहे थे, आता एक्सप्रेशन वही है, यहीं पे सीधा ई नॉट बाई रूट टू, पर वो कॉन्सेप्ट नहीं सही है। हम आरएमएस वैल्यू नहीं निकालते बेटा, हम एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। बात ये हुई कि यहां पे ई का स्क्वायर रखा था इसलिए आरएमएस काम कर गया। कभी ये मत कहना कि आप एनर्जी की आरएमएस वैल्यू रिपोर्ट करोगे, कोई मतलब नहीं हो, आप एनर्जी की एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करते हो। बेटा एवरेज वैल्यू कितनी हो गई यहां से, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बेटा ये शेयर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी का टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये शेयर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बेटा ऐसे आया, कैसे आया अभी तो दिखाया कैसे आया। हाँ ऐसे आया जैसे आया है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है एक कंप्लीट साइकिल का, 1/2, और साइन ओमेगा टी का 0 होता है। क्लियर। बेटा आरएमएस क्यों निकालोगे, एक बच्चा पूछ रहा है आरएमएस क्यों नहीं निकालते, क्यों निकालोगे आरएमएस। अगर कोई क्वांटिटी बेटा वेरी कर रही है तो हम उसकी पहले एवरेज वैल्यू निकालेंगे ना, कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी आ रही है, हम ये बात करेंगे ना। तो हमने कहा एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी आ रही, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बोलो क्लियर, क्लियर है। हमने एनर्जी डेंसिटी निकाली, फिर हमने उसकी एवरेज वैल्यू। एक बार समराइज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। हमने कहा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां से मिलेगी हमको, कैपेसिटर से मिलेगी, एलसी ऑसिलेटर के। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, बीच में डिस्टेंस डी है, एरिया ऑफ प्लेट ए है। बेटा यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर। सी की जगह रखा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी की जगह रख दिया ई इंटू डी। करते 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 हम यहाँ पे आए, ए इंटू डी बन गया वॉल्यूम। फिर हमने क्या किया, यू को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यू को वॉल्यूम से डिवाइड किया, क्या बन गया, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी, एवरेज मुंह से निकल गया मेरा। ये क्या बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बन गया, एनर्जी डेंसिटी। क्या चीज है ये, एनर्जी डेंसिटी। अब हमने देखा बेटा जो हमारा E है वो कैसा है, वेरिएबल है, और E वेरिएबल है तो एनर्जी डेंसिटी भी वेरिएबल होगा। तो हमने कहा क्या किया जाए, एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू निकाली जाए। E की जगह हमने E की इक्वेशन रख दी, ये आई। हमने कहा इसका एवरेज कैसे निकलेगा, इसके ऊपर बार निकाला, पूरे के ऊपर बार लग गया, हाफ बाहर आया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, ई नॉट का स्क्वायर बाहर आया। बाहर क्या आया, मतलब इसका एवरेज हाफ का एवरेज हाफ होगा, ई नॉट का एवरेज ई नॉट होगा, ई नॉट स्क्वायर का एवरेज ई नॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज हाफ, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। तो बेटा हमें मिल गया UE का एवरेज वैल्यू, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। आरएमएस नहीं कैलकुलेट की, हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आए एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना कितना आया था, ये वैल्यू याद रखना,
1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। व्हाट इज दिस? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसकी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और भी क्या है बेटा? ये एवरेज वैल्यू है। क्लियर? अच्छा, अब हम आ गए मैग्नेटिक फील्ड पे। कितना आया है वो? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। क्लियर? अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ, बेटा बोर्ड के लिए ट्रिक, एक बच्चा कह रहा है सर बोर्ड के लिए तो ट्रिक होनी चाहिए। ट्रिक मैं बताऊंगा, रुक जाओ। गलत कॉन्सेप्ट से थोड़ी ना ट्रिक पकड़ के जाएंगे। ट्रिक का मतलब ये थोड़ी ना कि इस चीज को यहां चिपका के ट्रिक याद कर लें, वो तो गलत तरीका हो गया ना, ये तो गलत कॉन्सेप्ट हो गया ना। हमको पता है कौन सी किताब से तुम आरएमएस वैल्यू पुट के पढ़ के यहाँ पे चिपका रहे हो, वो गलत कर रहे हो उस किताब के हिसाब से। भाई आरएमएस नहीं रखते, एवरेज ही निकालते हैं। जिस किताब की तुम पढ़ के आए हो मैं समझ गए हो, ठीक है। कभी ट्रिक हम बता देंगे बोर्ड में कैसे याद रहेगा ये सब, पहले सीख तो लो। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगी आपको? इंडक्टर के अंदर मिलेगी, है ना। ये सोलेनॉइड जैसा दिखता है, दिख रहा है सोलेनॉइड जैसा। करंट ऐसे आया, इसमें बेटा करंट ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनेगी। इसमें करंट आएगा, गोल गोल घूमेगा, करंट गोल गोल घूमेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अच्छा बेटा, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर? देखते हैं किसको याद है। हाफ, इसके आगे नहीं लिखूंगा मैं, हाफ कितना था एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर? हाफ, भूल गए सभी लोग, Li स्क्वेयर, हाफ Li स्क्वेयर ये होती है। अब देखते हैं कौन रिवीजन बढ़िया से कर रहा है। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L? हाँ ये तो सब पढ़ के आए थे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ इंडक्टर? याद करो, पढ़ा था हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था, सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था। कितने बच्चों को याद है? अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। L की वैल्यू याद है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, L इज इक्वल्स टू, हाँ वेरी गुड, कई बच्चे बताना स्टार्ट कर दिए, म्यू नॉट N स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर L। म्यू नॉट N स्क्वेयर, हाँ सर पढ़ा लग रहा है, भुला गए हैं, पाई आर स्क्वेयर इंटू L। बेटा इसीलिए तो बोलते हैं रिविजन करो। हाँ ये याद है, ये भूल गए। म्यू नॉट N स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर L, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। बेटा ये सोलेनॉइड ही तो है। तो बेटा हम क्या करेंगे, L की जगह ये वैल्यू यहां पे चिपका देंगे, हाफ म्यू नॉट N स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर इंटू L मल्टीप्लाइड बाई I का स्क्वायर। ठीक बेटा, ये क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये याद आया? भूल गए? म्यू नॉट N स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर L, याद आया? पढ़ा था हम लोग ने। इंडक्टर का निकाला था, और किसका निकाला था हम लोग ने? मतलब सोलेनॉइड का निकाला था। एक सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड रखा था, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था। अरे ऐसे बहुत सी चीजें की थी वहां पे। बेटा ये करंट कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B है। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी सोलेनॉइड के अंदर? याद करें जरा, फिर से दिमाग पे जोर डालें। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड की वैल्यू पे जरा जोर डालें। क्या होती थी? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI होती थी मेरे ख्याल से। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI होती थी। बेटा I की जगह वहां से हम रखेंगे B अपॉन म्यू नॉट N, और इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, करंट का स्क्वायर हो रखा है, B अपॉन म्यू नॉट N। ठीक, इसके बीच में एनर्जी कैसे स्टोर्ड है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को लाना चाहते हैं इसके अंदर। अब बेटा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट N स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर L B स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट स्क्वेयर N स्क्वेयर। बेटा यहां से देखो, N स्क्वेयर मर गया, म्यू नॉट से एक म्यू नॉट मर गया, हमें क्या मिला? हाफ B स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट पाई आर स्क्वेयर L। क्या मिला? हाफ म्यू नॉट B स्क्वेयर, हाफ म्यू नॉट B स्क्वेयर, और क्या मिला? पाई आर स्क्वेयर L। शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे किस तरफ है बेटा। ये पाई आर स्क्वेयर L फिर से क्या बन जाएगा? शायद आपको फिर से फील होने लगा होगा, ये पाई आर स्क्वेयर L क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। मैं यही ढूंढ ही रहा हूं, मेरे को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो मेरे को वॉल्यूम मिल चुका है। इसको ले चले नेक्स्ट पेज पे, हाफ B स्क्वेयर अपॉन म्यू नॉट पाई आर स्क्वेयर L। U इज इक्वल्स टू हाफ B स्क्वेयर बटे म्यू नॉट पाई आर स्क्वेयर L। बेटा अगर ये इंडक्टर है, इसका रेडियस R है, तो बेटा ये एरिया कितना हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन गया। U इज इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम से डिवाइड किया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। बेटा कितनी हो गई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी की डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी की डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की बेटा कितनी आई, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आया, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब बेटा प्रॉब्लम फिर से वही आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, जो प्रॉब्लम थी वही फिर से रिपीट हो गई, क्या कि भाई बी तो वेरिएबल है, सेम कहानी, हमको पता है बी क्या होता है, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई चेंज हो रही है, वेरिएबल है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो म्यू बी भी हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो हमको इसकी भी क्या निकालनी पड़ेगी, हम म्यू बी की भी क्या निकालना चाहेंगे बेटा, एवरेज वैल्यू निकालना चाहेंगे, है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लगातार चेंज होती रहेगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड अपने मैक्सिमा पे जाएगी तब यहां से देखो एनर्जी भी मैक्सिमा होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, है ना। तो हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज एनर्जी, हम एवरेज निकालते हैं, तो बेटा एवरेज कैसे निकलेगा, हाफ बी की जगह रख सकते हैं, ये बी की जगह ये एक्सप्रेशन पुट कर दे, हाफ बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना, वहां से बी की जगह ये एक्सप्रेशन पूरा रख दिया, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है। अच्छा अब बेटा इसका एवरेज निकालते हैं, इधर लिख लेते हैं म्यू नॉट को, म्यू नॉट। अब हमें क्या निकालना है, चलो अभी तो म्यू बी लिखा मैंने, अब मुझे म्यू बी का एवरेज निकालना है, इसके बाद मान लो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो म्यू बी का एवरेज क्या हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर फिर से बार लगा लोगे, हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी के ऊपर लग गया बार। बेटा हाफ का एवरेज तो हाफ ही होगा, म्यू नॉट का एवरेज म्यू नॉट होगा, बी नॉट स्क्वायर का एवरेज बी नॉट। बेटा कांस्टेंट चीज का एवरेज तो वही वैल्यू होगी, चार 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 चेंज ही नहीं हो रहा है तो एवरेज भी चार। साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का एवरेज हाफ, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या होता है, हाफ, हाफ इंटू हाफ बन गया फिर से 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर, 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। ये क्या आ गई, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पूरा बोला मैंने, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। अच्छा यानी म्यू बी का एवरेज कितना आया है, अभी लास्ट में समराइज करा के याद करा देंगे, पहले सुनते जाओ, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर ये आया है, ये बेटा एवरेज वैल्यू है मेरी। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, यहां 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, क्लियर है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, 1/4 म्यू नॉट और ऊपर बी नॉट का स्क्वायर, क्लियर। अब मैं तुमसे एक बात बताता हूं, ये तो इनकी आधी आधी एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी बेटा इनको जोड़ के आएगी, जो टोटल एनर्जी होगी वेव की वो इनको जोड़ के आएगी। दूसरी बात, ये जो एनर्जी आई है मैग्नेटिक फील्ड की और वो जो एनर्जी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एवरेज वैल्यूज जो हैं बेटा वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के, दोनों एनर्जी हाफ हाफ होती है। मैंने बताया ना, अगर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 10 है तो 5 इसकी वैल्यू होगी और 5 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की वैल्यू होगी। जरा देखते हैं इस बात को, फील करते हैं। सवाल आ गया, शो दैट म्यू बी इज इक्वल्स टू म्यू बी। अच्छा बेटा इसमें एवरेज नहीं लिखा, एग्जाम में भी एवरेज लिख के नहीं आएगा, एवरेज ना भी लिखा हो तो आप मान लेना किसकी बात कर रहा है, एवरेज वैल्यू की। ये बात याद रखना एग्जाम के लिए याद रखना, इन एग्जाम्स इफ यू
आर आस्क्ड टू फाइंड यूई और यूबी, you have to answer एवरेज वैल्यूज। अपने आप बेटा आपको एवरेज वैल्यूज में ही आंसर करना है। एग्जाम में अगर लिख के आ जाए कि भाई व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज लिखा हो या एवरेज ना लिखा हो, अपने आप समझ जाना एवरेज की बात है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, है ना। आपसे कहे एवरेज मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। बेटा ये आपको याद करने की जरूरत है? नहीं। क्या सर मुझे याद करना है? नहीं, अभी मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, ऐसे नहीं याद करना है। यहां तक इतना क्लियर कर लो पहले। अच्छा, और दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं और दोनों आधे आधे हैं टोटल के। टोटल अगर 10 है तो ये 5 होता है, ये 5 होता है। अच्छा, अब जरा देखो, शो दैट म्यू बी इज इक्वल्स टू म्यू, हमें प्रूफ करना है। चलो म्यू ई से स्टार्ट करते हैं। बेटा व्हाट इज म्यू ई? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, और पूछ रहा है तो किसके लिए पूछ रहा होगा? अपने आप समझ जाना, एवरेज के लिए। चलो म्यू ई की एवरेज वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब इसको बेटा हमें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? कोई आइडिया दो, कोई आइडिया दो। इससे हम मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन तक कैसे पहुंचे? इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से मैग्नेटिक फील्ड तक कैसे जाए? चलो भाई थोड़ा तो आइडिया दो, कोई तो आइडिया होगा। सी, हाँ एकदम सही। बेटा कैसे जा सकते हैं हम लोग? यूजिंग द एक्सप्रेशन ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ई नॉट बाई बी नॉट किसके इक्वल होता है? वेव की स्पीड के। तो बेटा ई नॉट की जगह हम लिख सकते हैं बी नॉट इंटू सी। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? बी नॉट इंटू सी का होल स्क्वायर, बी नॉट इंटू सी का होल स्क्वायर। अच्छा कितना बन गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बताओ क्या किया जाए, कैसे मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन तक पहुंचे? कुछ और करना पड़ेगा, अभी तो नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तो नहीं पहुंच पाए यार। अभी हम लोग को नीचे म्यू नॉट चाहिए, इस सी को गायब भी करना होगा। नीचे हमें म्यू नॉट चाहिए होगा, इस सी को यहां से एलिमिनेट करना होगा। कंपेयर करके, कंपेयर करने का मतलब तो बराबर है, कह रहा है कंपेयर कर दो काम बन जाएगा। कंपेयर करने का मतलब तो बराबर मान लिया। हाँ, वैल्यू ऑफ सी, वेरी गुड। C is equals to 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। उठा के वहां चिपका दो वैल्यू। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? यूई एवरेज पे चल रहे हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर, और C की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग बेटा? यूई की एवरेज वैल्यू क्या आ रही है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर। सी की जगह क्या रख सकते हैं? सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर जाएगा। यूई की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, जो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फील्ड की भी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है। क्लियर? तो हमें यह समझ में आ गया कि दोनों की दोनों बराबर होते हैं। जितनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, बराबर की एकदम, है ना। वेव ऐसा कोई भेदभाव नहीं करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा सुंदर लगती है, इसको ज्यादा एनर्जी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास 10 जूल पर मीटर क्यूब है, कहेगा 5 तुम खा लो, 5 इसको भी दे दो, दोनों बराबर रखते हैं। हाँ, पर दोनों के पास अलग अलग तरह के बैग हैं इस चीज को स्टोर करने के। भाई ये कहाँ स्टोर करते हैं? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये कहाँ स्टोर करते हैं? अपनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दोनों के एक्सप्रेशन भी अलग अलग हैं। ये कैसे अपनी स्टोर करते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये कैसे स्टोर करते हैं? 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, ये भी हो गया। अब बेटा हम लोग आ गए
टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा बेटा, जब टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, अब मैं बोलूं या ना बोलूं, आप अपने आप समझ जाना, बातें सिर्फ एवरेज की होती हैं। हम बोले ना बोले, बातें किसकी हो रही है? एनर्जी डेंसिटी। जब भी आपसे एग्जाम में बोले, आप एवरेज वैल्यू ही निकाल के देना, ना ही इंस्टेंटेनियस ना ही आरएमएस। आप हमेशा एवरेज वैल्यू निकाल के दोगे। टोटल एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल से यूई प्लस यूबी के बराबर हो जाएगी, है कि नहीं? टोटल दोनों का सम। बेटा यू इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको ई के टर्म्स में लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं? यूई प्लस यूई, यानी u इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यूई। एक तो ये तरीका हो सकता है, ऐसे लिखते हैं इसको बीच से, u इज इक्वल्स टू यूई प्लस यूबी, है ना। अब इसको दोनों फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में u इज इक्वल्स टू यूई प्लस यूई, भाई दोनों तो बराबर ही हैं, तो u इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यूई। सो u इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बेटा यहां से 2 से ये कटा, u कितना आया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये बेटा टोटल एनर्जी हो गई। टोटल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की डबल है, होनी भी चाहिए। मैंने बताया था कि टोटल अगर 10 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 5 मिलेगी, वही यहाँ पे फील आ भी रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी थी? 1/4 थी, टोटल क्या है? 1/2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की 2 गुना है। अगर इसके पास टोटल 10 हुआ तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड को दे दो, आधा मैग्नेटिक फील्ड को दे दो। बेटा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स से बात करें, u इज इक्वल्स टू यूबी प्लस यूबी भी लिख सकते हैं, भाई दोनों बराबर ही हैं। सो u इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ यूबी। सो u इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, बेटा यूबी की वैल्यू कितनी है? 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। 2 से कटा, म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। बेटा लक्ष्य बैच में कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाता है। हम चाहते तो क्लास की शुरुआत यहीं से कर देते आज कि बेटा ये एवरेज वैल्यू होती है और आधी आधी डिवाइड हो जाती है। आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो, आप किसी भी टर्म्स में लिख सकते हो। ये टोटल एनर्जी है, ये किसके टर्म्स में लिखी मैंने? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे लिख दी? इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। आप दोनों के कंबाइंड टर्म्स में भी लिख सकते हो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर, जैसे चाहो वैसे लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। बस ये याद रखना है बेटा, जो टोटल एनर्जी है वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होती है। टोटल एनर्जी का ये एक्सप्रेशन भी सही है और ये एक्सप्रेशन भी सही है। क्लियर? इसको आपको याद करना है। अब ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद कर लो, फिर आपसे कोई एक पूछे तो इसका आधा कर दो, है? देखो अब आपको लर्न करना है यहां से। अभी तक जो पढ़ाया उसमें से कुछ भी लर्न नहीं करना था, बस फील दिलाते कैसे आया। ऐसा ना हो एग्जाम में आप या किताब में आप देख रहे हो अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं, कहां से आया पूरा फील कराया। अब लर्न करने की बात आ गई बेटा। अब सुनो, जो u टोटल है बेटा उसका क्या फॉर्मूला है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर या हाफ म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। ये बेटा u है टोटल, ये टोटल u की वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एवरेज। और अगर कोई आपसे कहता है ue बताओ या आपसे कोई बोलता है ub बताओ, तो बेटा क्या हो जाएगी? u की हाफ हो जाएगी, खत्म। और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म। बस आपको एक ये फॉर्मूला याद हो जाए और एक आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, एनर्जी डेंसिटी का खेल खत्म। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इतनी, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में इतनी। कोई आपसे कहता है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की बताओ, टोटल का आधा कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की बताओ, टोटल का आधा। बेटा इसको अभी का अभी याद करें, अभी का अभी लर्न करें इसको, इस पे हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। अभी का अभी याद करें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, हाफ म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? और ये दोनों क्या होंगे? टोटल के हाफ हाफ। क्लियर? हाफ हाफ, ये हाफ है और
अगर यूई निकालना है तो 1/4, यूबी निकालना है तो इसको 1/4। क्लियर है ना? यूई क्या आता था 1/4, आधा कर दिया। यूबी क्या आता था 1/4, आधा कर दिया। क्लियर? नहीं बेटा डेरिवेशन इसकी नहीं आएगी। एक बच्चा पूछा डेरिवेशन आएगी, नहीं बेटा, पर मुझे बताना तो था। समरी कर लेते हैं एक बार। चलो समरी क्या है, यू एवरेज कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर या 1/2 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। पहली बात। दूसरी बात, यू ई एवरेज, यू ई एवरेज क्या होगा, इसका हाफ कर दिया। हाफ कर दिया कितना आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। यू ई की एवरेज वैल्यू इसका आधा। दूसरी बात। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू फिर से इसका आधा कर दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, हलवा था यहां तक। क्लियर बेटा? बस ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ये याद रहे और याद रहे कि ये दोनों क्या है, इसके आधे आधे, वरना मैंने कई बार देखा बच्चा एग्जाम में लास्ट तक कंफ्यूज रहता है। बस आपको ये याद रहे और ये याद रहे कि ये दोनों क्या है, इसके हाफ हाफ लगाना है। क्लियर? क्लियर? चल सवाल करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B इज इक्वल्स टू 200 माइक्रो टेस्ला साइन 4 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी दी है बेटा, T - x/c। फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी एनर्जी है बच्ची? एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की पूछिए बेटा। यू ई पूछा है हमसे, सिर्फ यू ई पूछा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, वो यू ई पूछ रहा है। बेटा यू ई कितना होता है, यू ई कितना होता है, यू का आधा, यू का आधा होता है। यू कितना होता है, यू को याद रखो क्या था 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। यू को याद रखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, उसको आधा कर दिया। क्लियर है? हमसे यू ई पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली यही होगी, टोटल की हाफ होगी। टोटल कितनी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, हमने उसका आधा कर दिया। क्लियर है? कौन सा लास्ट वाला गलत है? हाँ अच्छा, यहां पे ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ये सही है, लाइव में पता चल जाता है कहां गलती हुई है। ठीक है, अब से चलो बेटा इसको करते हैं। अब बेटा इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, ई नॉट की वैल्यू नहीं पता है। क्या हम लोग ई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोपचे में आके निकाल सकते हैं बेटा। ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू सी। बेटा यहां से ई नॉट की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट इंटू सी। बेटा बी नॉट की वैल्यू ये रही 200 माइक्रो टेस्ला। ये क्या है, देखो बी का एक्सप्रेशन दिया है 200 माइक्रो टेस्ला, तो ई नॉट कितना हो जाएगा 200 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और सी कितना हो जाएगा इंटू 3 × 10⁻8। बेटा यहां से ई नॉट कितना आएगा 3 × 2 = 6, 10⁻8 और ये दो मिला के 10 हो जाएगी, -10⁻6 कितना हो गया 10⁴। यही आ रहा है। ई नॉट क्या होगा, बी नॉट इंटू सी। देखो बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन करके दिया हुआ है, तो बी नॉट की वैल्यू तो मिल गई मुझको 200 × 10⁻6 माइक्रो टेस्ला, मल्टीप्लाई बाय सी 3 × 10⁸, 3 × 2 = 6, ये कितना हो गया 10⁻10 - 6 × 10⁴। बेटा खेल खत्म करते हैं। म्यू ई इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है कि गए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है कि गया दिमाग से। एप्सिलॉन नॉट कितना होता था 8.85 × 10⁻⁻12, यही होता था, मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट का स्क्वायर। ई नॉट कितना है 6 × 10⁴ का स्क्वायर, यानी 6 × 6 और 10⁴ का स्क्वायर 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, बस चलो कैलकुलेशन बची है, कर लिया जाए। क्या होगा, क्या होगा, अप्रॉक्स वैल्यू देखनी है हमको। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, और कुछ कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72 और 4 76, 7 9 × 8 = 72 और 7 79। बेटा 79.65 × 10⁻⁻4, 79.65। बेटा इसको करीब करीब हम लोग 80 लिख लिया जाए, ऑप्शन में देखो सब राउंड ऑफ है।
सो करीब करीब इसको 80 लिख लिया जाए, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बेटा यूनिट क्या होगी इसकी, जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। 8 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 8 माइक्रो जूल। क्लियर है। 8 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर माइनस 3 मतलब क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ गलत हो गया, माइक्रो नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, दिस वोंट बी माइक्रो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिली होना चाहिए। ऑप्शंस में मिस प्रिंटिंग है, क्लियर, मिली, ठीक है। किसको मिली पता नहीं, आंसर क्लियर है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है, आपकी कैलकुलेशन तो सही है। 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल पर मीटर क्यूब, है ना। किसी स्टैंडर्ड एग्जाम का सवाल नहीं है, वरना ऐसे इतनी बड़ी एरर निकलती नहीं, किसी किताब का सवाल था तो किताब ने गलती कर रखी थी। क्लियर, क्लियर, अच्छा नेक्स्ट। अब देखो कितना खराब सवाल, घटिया सवाल पूछ रखा है जेईई मेन 2014, इसकी तरफ तो हम लोग देखेंगे भी नहीं। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज आर जीरो। सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्या बकवास बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बेटा सभी को क्लियर है, क्या आएगा, ए क्लियर, सभी को क्लियर है, कितना आएगा, ए। ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। यही तो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे, इसका प्रूफ भी पढ़ लिया, फील भी हो गया। यू ई एवरेज इज इक्वल्स टू यू बी एवरेज, यही तो जैसे पढ़ रहे थे। क्या बोल रहे, मेरा मिस्टेक है, 10 पावर माइनस 4, 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, सही तो है। नेक्स्ट बेटा, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इंटेंसिटी क्या होती है, क्या आप इंटेंसिटी समझते हैं क्या चीज है, इंटेंसिटी क्या चीज होती है। मान लो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही, मेरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, और मैं यहां पे एक ऐसे सरफेस लेके खड़ा हो जाऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एक सरफेस लेके खड़ा हो जाऊं। इस सरफेस में से जितनी एनर्जी क्रॉस की पर यूनिट एरिया 1 सेकेंड में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। फिर से मैं समझाता हूं, मैंने क्या किया, उधर से मेरे सामने मैंने समझाने में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, मैं सही करता हूं। वहां से भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरी तरफ आ रही है, बढ़िया चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जुम्बा रे जुम करती हुई आ रही है। मैंने क्या किया, इसके सामने एक 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रख दिया, कैसा भी रख सकते हैं, सर्कुलर रखा, रेक्टेंगुलर रखा, जैसा चाहते, हमने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखा। इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को रख दिया मैंने, यहां का रखा, यहां मैंने मान लो एक सर्किल रख दिया, कितने एरिया का, 1 मीटर स्क्वायर का। अब कितनी एनर्जी इसमें से पास हुई 1 सेकेंड के अंदर, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। बेटा इंटेंसिटी क्या होता है, कितना ज्यादा चुभ रहा है, कितना इंटेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। क्लियर। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। यही तो मैंने फील कराया तुमको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर उधर से आ रही है तो हम एरिया कहां रखेंगे, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखेंगे, कितना, 1 मीटर स्क्वायर। इसमें से जितनी एनर्जी पास की 1 सेकेंड के अंदर, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, यहां से देखो, इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी। व्हाट इज इंटेंसिटी, कहां लिखूं, ऊपर लिखता हूं, व्हाट इज इंटेंसिटी बेटा, इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम। बेटा इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती होगी, इंटेंसिटी की खुद की यूनिट क्या होती होगी बताओ, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी ये बताएं। बेटा आज चैप्टर कंप्लीट करने का कोई मतलब भी तो नहीं, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, कैंडेला, टेस्ला, फ्लक्स, ल्यूमेन अरे 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 छी कितने ही गधे बच्चे हैं। बेटा ये एनर्जी है जूल, ये टाइम है सेकेंड, जूल पर सेकेंड बन गया वाट,
एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, खत्म। सिंपल सी यूनिट थी। ये जूल, ये सेकेंड, जूल पर सेकेंड बन गया वाट, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर है। कहां इधर उधर भाग रहे थे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्लियर, वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इंटेंसिटी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैसे निकालेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। इंटेंसिटी तो समझ गए है ना, अभी तो अपन इंटेंसिटी का ही फील नहीं ले पा रहे थे, इंटेंसिटी क्या चीज होती है, एनर्जी कॉसिंग अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, है ना। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी क्रॉस करती है दैट इज इंटेंसिटी। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी देखते हैं। बेटा यहां मान लो मैंने एक सिलेंड्रिकल एरिया बना लिया इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां आ रही है, ठीक है, ऐसी मैंने बनाई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे आई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा इसके अंदर घुसना स्टार्ट की t इज इक्वल्स टू 0 पे। कब, t इज इक्वल्स टू 0 पे इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घुसी। तो मुझे ये बताओ कि अगर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव t इज इक्वल्स टू टी पे यहां पहुंची है तो बेटा ये लेंथ कितनी होगी, सोच के आंसर देना। मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा ये एरिया परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, यस और नो। वेव ऐसे आ रही थी, एरिया सामने रख दिया, एरिया को ए मान लो। मैंने कहा t इज इक्वल्स टू 0 पे एक वेव यहां पे घुसी है और t इज इक्वल्स टू टी पे वो यहां पहुंची है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी, या ये डिस्टेंस कितना कवर किया, c इंटू टी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया, c इंटू टी। अब बेटा इसके अंदर क्या भर गई है, इसके अंदर भर गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है कि नहीं, इसके अंदर क्या भर गई है, इसके अंदर भर गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से हमने क्या बोला कि यहां हमारे पास एक सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पे कब घुसी, t इज इक्वल्स टू 0, और चलते चलते t इज इक्वल्स टू टी पे यहां पहुंची, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, t इज इक्वल 0 पे घुसी, t इज इक्वल टू टी पे पहुंच गई, कितना डिस्टेंस हुआ, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस पर ये एरिया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या इस पूरे सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भर चुकी है, यस और नो, यस और नो। राइट नाउ ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है आपका, जो आपका इमेजिनरी सिलेंडर है, क्या वो इस टाइम फिल्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, पूरी तरह से भरा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। क्या इसके अंदर इस टाइम एनर्जी होगी, क्या इसके अंदर इस टाइम एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। बेटा अगर मैं पूछूं व्हाट इज यू इनसाइड दिस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो भाई साहब एनर्जी नहीं होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई है तो क्या इसके अंदर एनर्जी भरी है बहुत सारी, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, व्हाट इज द एनर्जी इन द यूनिट वॉल्यूम इज दिस सिलेंडर, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू, जो लिखना चाहो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लिख रहा हूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सही है ये, मैं ये वाली लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सही है कि 1/4 होगा, सोच लो, सही है कि 1/4 होगा। टोटल एनर्जी क्या होती है, या तो ये लिखो या तो 1/2 v नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा ये क्या थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे ये बताओ इस पूरे सिलेंडर में टी टाइम में कितनी एनर्जी भर गई है, इस पूरे सिलेंडर में टी टाइम में कितनी एनर्जी भर गई है, एनर्जी filled inside cylinder, energy filled inside cylinder in time t is equals to 0 to t is equals to t। टोटल बेटा कितनी एनर्जी भर गई है बताएं, कितनी एनर्जी भर गई है, ये तो एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की थी,
टोटल एनर्जी बेटा कितनी भर गई है इसके अंदर? अगर मैं टोटल एनर्जी पूछूं तो आप क्या करोगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको पता चल गया कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है ये, तो टोटल में कितनी एनर्जी भर चुकी है इस टाइम बेटा? U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका जरा देखो, एरिया इंटू लेंथ, A इंटू सी इंटू टी। अब मेरा सवाल आपसे बहुत ही जेन्युइन होगा, इतनी एनर्जी कहां है? सिलेंडर के अंदर। क्या टी टाइम में यही एनर्जी, क्या टी टाइम में यही एनर्जी सरफेस से पास हुई है? क्या t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टी में यही एनर्जी सरफेस को चीरती हुई गई है? जितनी एनर्जी टी टाइम में इसके अंदर भरी है, ये वाली अभी जस्ट यहां पहुंची है, क्या टी टाइम में इतनी ही एनर्जी इस सरफेस को क्रॉस करके गई है? अच्छा, तो हम बोल सकते हैं दिस मच एनर्जी passes perpendicular to surface A in time t। बेटा क्या अब आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो? कैन यू नाउ फाइंड इंटेंसिटी? बेटा इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, और कंडीशन ये होती थी कि एरिया एनर्जी के परपेंडिकुलर हो। बेटा इतनी एनर्जी इसके अंदर भरी है, जो अंदर एनर्जी भरी है वो पास हो के गई है। कितने टाइम में पास हो के गई है? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी में इसके अंदर इतनी एनर्जी भरी है, और जितनी एनर्जी भरी है सब यहां से परपेंडिकुलरली पास होके गई है। तो हमने कहा भाई इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू एरिया। तो बेटा कितना हो जाएगा? u की वैल्यू कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर a इंटू सी इंटू टी। बेटा नीचे क्या है? a इंटू टी। बेटा a भी मर गया, t भी मर गया। क्या आई इंटेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये तो एनर्जी की वैल्यू थी, ये तो आप ध्यान से देखो एनर्जी की वैल्यू थी। इससे क्या मल्टीप्लाई हो गई? स्पीड। बस खत्म। एनर्जी की वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई हो गई? लाइट की स्पीड। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, जो एनर्जी की वैल्यू थी उसी से। बेटा सीरियस स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूं मैं ये सब। अगर आप सीरियस हो अपने कंपटीशन को लेकर, जिसलिए आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था, तो आपको ये सब चीजें मजा आना चाहिए। आपको ये सब कंटेंट मिलेगा नहीं। आप धूल डालो, पूरा यूट्यूब खंगार डालो, इतने अच्छे से इतनी डिटेल में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, दिस इज द एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कहां? स्पेस में। असल में कोई सिलेंडर है नहीं, वो तो इमेजिनरी हमने बनाया है। अगर यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है तो यूनिट एरिया से यानी 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी पास होती है। ठीक, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। याद करना बड़ा आसान है कि जो एवरेज एनर्जी थी उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, जो एवरेज एनर्जी थी उसको सी से मल्टीप्लाई। बड़ा आसान है याद करना। इसको इंटेंसिटी की वैल्यू याद करना बड़ा आसान है। जो आपके पास एवरेज एनर्जी आई थी मल्टीप्लाइड बाई सी, याद भी रहेगा। अभी ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। एवरेज एनर्जी की वैल्यू याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर या हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और इंटेंसिटी क्या है? एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक, एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई सी। सवाल, अ फ्लड लाइट इज कवर्ड विद अ फिल्टर दैट ट्रांसमिट्स रेड लाइट। अच्छा, एक फ्लड लाइट है जिसके ऊपर फिल्टर लगा देते हैं, लाल रंग नहीं बाहर आता है फिर उसी लाइट से, देखा हो कई बार पन्नी चढ़ा देते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इमर्जिंग बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइनोसॉइडल प्लेन वेव Ex is equals to 20 sin this, the average intensity of beam in watt per meter square। उसके पहले मुझे ये बताओ कि ये वेव किस दिशा में चल रही है। सबसे पहले मुझे देखें कितना तुमको समझ में आ रही है वेव्स, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें बहुत वेव पढ़ानी है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ानी है। ये वेव किस दिशा में चल रही है? ये वेव किस दिशा में चल रही है? एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए आज। प्लस जेड। वेरी गुड बच्चों। किस में चल रही है? अभी देखो कुछ लोग आने लगे, एक्स वाई वाले भी आ गए, कुछ लोग ये एक्स देख के कमेंट करने। प्लस जेड में चल रही, क्योंकि यहां जेड लिखा है और बीच में माइनस लिखा है ना। अच्छा, वापस आते हैं सवाल पे। द इंटेंसिटी ऑफ बीम इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटा इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटा इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, यही होगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई सी।
है ना, ये हो गई एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई सी, यही आ रही है हमारी इंटेंसिटी, एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई सी। चलो इसको खत्म करते हैं बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू 20, स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, खत्म। क्या आ रहा है अप्रॉक्स वैल्यू, बताइए क्या आ रहा है, कैलकुलेट करिए इसमें से क्या अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए, क्या आ रहा है, ए डी सबका अलग अलग आ रहा है, 6 आ रहा है किसी कुछ और, चलो मुझे करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, अच्छा फिर क्या हुआ 3 2 जा 6, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 और 3 51, 6 8 जा 48 और 5 53, 53.10, यहाँ क्या है 10 की पावर -12 और 100 और 10 की पावर 8, कितना हो गया 10 की पावर 8, ये हो गया 10 की पावर 10 और 10 की पावर -12 यानी 10 की पावर -2, सो 53.10 अपॉन 100 बेटा कितना हो जाएगा 0.53, यही होगा 0.53, ये मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, डी क्लियर, अप्रॉक्स वैल्यू 0.53, ठीक है क्लियर। चलो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी। देखो जैसे ही मुझे इंटेंसिटी मिली मेरे दिमाग में तुरंत पावर चमकी थी, आपके दिमाग में भी चमकनी चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि इंटेंसिटी की जो यूनिट है ना वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। इंटेंसिटी की यूनिट थी वाट पर मीटर स्क्वायर, यार वाट पर मीटर स्क्वायर देख के तुरंत फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पावर से रिलेटेड होगी, कहीं ना कहीं पावर से है भी, जरा ध्यान से देखो बेटा, व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज पावर, सॉरी व्हाट इज इंटेंसिटी, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही है एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बेटा व्हाट इज एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम पावर का एक्सप्रेशन होता है, सो आई इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया, P denotes पावर, I इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर मीटर स्क्वायर, पावर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है पावर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पावर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लो यहां कोई बल्ब जल रहा है, इस जगह पे एक बल्ब जल रहा है, बेटा ये बल्ब जलेगा तो ये क्या चीज देगा, पावर देगा, है ना, बल्ब को क्या देते हैं पावर। जैसे मान लो मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है, इसको एग्जांपल देके समझते हैं, मान लो मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है, कितना है 100 वाट का बल्ब है, ये इसकी पावर है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर हूं इस जगह पर, इतना एरिया, यहां पे मान लो इस जगह पे, इससे मान लो बल्ब से r डिस्टेंस दूरी पे मैं एक यूनिट एरिया बनाता हूं, क्या बनाता हूं यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर। बेटा इसमें से क्या एनर्जी पास होगी पर सेकेंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू दिस एरिया पर सेकेंड, क्या पूरी 100 वाट पास होगी पर सेकेंड, सोच के बोलना, सोच के आंसर देना कि इस एरिया में से कितनी एनर्जी पास होगी पर सेकेंड, क्या पूरी 100 वाट पास होगी पर सेकेंड, 100 वाट क्या मतलब 100 जूल पर सेकेंड, या उससे कम होगी, सोच के आंसर दो। 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड पास होगी कि उससे कम होगी, ये पूछ रहा हूं, 100 जूल पर सेकेंड पास होगी कि उससे कम होगी, बेटा सोच के आंसर दो। मेरे ख्याल से तो कम होगी बच्चा, मेरे ख्याल से तो पूरी 100 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर, सुनो ध्यान से, ये 100 जूल पर सेकेंड दे रहा है, बेटा वो एनर्जी तो ये चारों दिशाओं में रेडिएट करेगा, आठों दिशाओं में, मतलब 3D में रेडिएट करेगा, बल्ब यहां बीच में रख दूं तो बल्ब हर तरफ एनर्जी रेडिएट करेगा। तो आपने यहां पे एक छोटा सा एरिया लिया, इसमें से सारी एनर्जी कैसे निकल सकती है,
यहां से सारी एनर्जी कैसे निकल सकती है ना। बल्ब, ध्यान सोचो, बल्ब मेरे ख्याल से तो ऐसे एक स्फेयर में पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बल्ब से एनर्जी यहां भी निकली, यहां भी निकली, यहां भी निकली, यहां भी निकली, ऐसे निकली। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अब जरा फील करो इंटेंसिटी क्या होती है। अब जरा इंटेंसिटी का फील लो। अभी आपको इंटेंसिटी का फील आने वाला है। पार क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। बेटा कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम निकल रही है? 100 जूल पर सेकेंड, चारों दिशाओं में जा रही है। 100 जूल पर सेकेंड हर तरफ बट चुकी है। अब मैं आपसे कहूं बेटा कि इस पूरे एरिया में क्या एनर्जी यूनिफॉर्मली बटेगी? क्या ये पार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी हर जगह पे? क्या पूरे एरिया में पार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी? कि इस पूरे एरिया में पार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी? यस और नो भाई? इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली नहीं होगी। ये भी आर रेडियस दूर, ये भी आर रेडियस, ये भी आर रेडियस, सब जगह बराबर से जाएगी। तो व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया? एंड दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। और जो पूरे में से एक छोटे से एरिया से निकली, यहां से ये जो एनर्जी निकली बेटा, यही तो क्या बनती है? इंटेंसिटी। आया? फील आया? 100 वाट का बल्ब रखा था, इसने चारों तरफ रेडिएट की एनर्जी। हमने क्या किया? एक 100 वाट का बल्ब रखा, इसके चारों तरफ रेडिएट हुई एनर्जी, है ना। हमने एक स्फीयर बना लिया, इसने हर तरफ रेडिएट की। ये 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी दे रहा है? 100 जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी दे रहा है। वो 100 जूल पर सेकेंड की एनर्जी पूरे एरिया में डिवाइड हो गई। मैंने पूछा भाई यहां से कितनी एनर्जी निकलेगी? 100 जूल पर सेकेंड पर एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। तो ये जो बेटा बाहर निकलता है ना, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। दिस इज कॉल्ड, शायद आपने कभी ना कभी लाइफ में कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन, यहां से देखो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या लिखोगे आप? इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? इस वाले केस में अगर मैं इंटेंसिटी पूछूं कितनी हो जाएगी? इस वाले केस में मुझे जल्दी से, मुझे अभी आंसर चाहिए, इसमें इंटेंसिटी कितनी होगी? अरे जल्दी चाहिए मुझको। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पी अपॉन, बेटा इसका एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने आज तक जिंदगी में ये एक्सप्रेशन ना देखा हो, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आज तक वेव पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, बट आपको ये ना पता हो कि इंटेंसिटी जो होती है वो 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ साथ इंटेंसिटी घटती जाती है। कहां पढ़ा है? साउंड की इंटेंसिटी पढ़ी है क्या आपने? डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ साथ इंटेंसिटी घटती जाती है। क्लियर हुआ? अभी थोड़ा फील आया? इंटेंसिटी क्या होती है? पार पर यूनिट एरिया। उसी का फील दे रहे थे कि पार पर यूनिट एरिया का फील क्या है। फॉर्मूले में तो समझ में आ रहा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को पार बोल दिया, एरिया पार पर यूनिट। इसका फील दे रहे थे, फील क्या है? पार पर यूनिट एरिया। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो बेटा। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर फॉर पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये चीज किसके लिए होती है? फॉर पॉइंट सोर्सेज। फॉर पॉइंट सोर्सेज, हाँ 10th में पढ़ाया जाता है ये, फॉर पॉइंट सोर्सेज। फील, हाँ ये इंटेंसिटी है बेटा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है? यहां पे वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं निकाला हम लोगों ने, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी निकाला है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलग चीज है, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी निकाला है हमने। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल। The sun delivers 10 to the power 4 watt per meter square of electromagnetic flux to the earth surface। अच्छा, 10 to the power 4 वाट पर मीटर स्क्वायर इतनी इंटेंसिटी डिलीवर कर रहा है, वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू अर्थ सरफेस। अर्थ के यूनिट एरिया को सन से इतनी एनर्जी मिल रही है। द टोटल पावर दैट इज इंसिडेंट ऑन अ रूफ ऑफ 10 into 10 मीटर स्क्वायर। बेटा निकालना बहुत आसान है, फील बता रहा हूं मैं। यहां पे अपना सूरज था, आज भी वैसे ही बनाते हैं। का गुंडा बनेगा तू, का फिजिक्स टीचर बनेगा? ऐसा सन कौन बनाता है? ठीक है, जैसे मान लो सन है, ये तो बहुत ही घटिया सन बनाया है मैंने, सन भी गुस्सा आ जाएगा आज मुझसे। मान लो यहाँ पे सन है,
ठीक है, यहाँ पे अपनी अर्थ है, ठीक है। तो बेटा सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो एनर्जी आ रही हैं, तो उसके लिए हमने बोला है, अब देखो छी इतना गंदा कौन बनाता है, वेरी बैड लक। हाँ, मान लो यहां पे सन है, सन सेंटर में होगा ना, हाँ अब सही है, ये हमारा सन हो गया, ठीक है। सन से एनर्जी निकल रही है, यहां कहीं अर्थ है मान लो, तो अर्थ के यूनिट एरिया पे क्या एनर्जी जा रही है, उसी को हम लोग ने बोला है इंटेंसिटी, यूनिट एरिया पे, ये पूरा इसमें से कुछ पार्ट। अभी वो क्या कह रहे हैं कि द टोटल पावर दैट इज इंसिडेंट ऑन अ रूफ, यहां आपकी छत है, तो छत पे टोटल एनर्जी कितनी आएगी ये पूछ रहा है। बेटा यूनिट एरिया की पता चल गई है तो टोटल पे आप तुरंत निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल है। यूनिट एरिया पे इतनी आ रही है तो इतने एरिया पे कितनी आएगी, इससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब देखो इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, है ना। अब इसी के लिए फॉर्मूला यूज कर लो, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। वैसे पर है तो कॉन्सेप्ट ना ये, कि आपको पता है आपके यूनिट एरिया, अर्थ के यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी गिरा रहा है, 10 to the power 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, 10 to the power 4 जूल पर सेकंड गिराता है 1 मीटर स्क्वायर पे। तो बेटा इतनी एनर्जी, इतनी बड़ी छत पे सन कितनी एनर्जी गिरा देगा, I इंटू ए। अब चाहो तो फॉर्मूले से निकालो, चाहो तो फील्ड से। 1 मीटर स्क्वायर पे 1 सेकंड पे 10 की पावर, 1 मीटर स्क्वायर पे 1 सेकंड में 10 की पावर 4 जूल एनर्जी सन से गिर रही है। तो इतने एरिया पे 1 सेकंड में कितनी एनर्जी गिरेगी, मल्टीप्लाई, और ये यहां से भी निकाल सकते थे, टोटल पावर इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। फॉर्मूला हमने को ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा जीवन में। 10 की पावर 4 इंटू ये एरिया कितना हो गया, 10 की पावर 2, कितना आ गया आंसर, 10 की पावर 6 वाट। क्लियर, 10 की पावर 6 वाट। हाँ हलवा सवाल है, 10 की पावर 6 वाट। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। बोल रहा है एक बच्चा की सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स क्यों लिखा है। बेटा हर चीज का फील है, जरा अगर तुम सोचो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नंबर ऑफ लाइंस दैट आर पासिंग, ये फ्लक्स नहीं हो गया। द सन डिलीवर्स इतना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, इतना फ्लक्स अर्थ पे गया, अर्थ के यूनिट एरिया पे, बाकी नहीं गया, इसीलिए फ्लक्स बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर यूनिट एरिया कितनी पड़ रही है, इतनी, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का, इसी फील्ड से आया। यहां से करोगे तो थोड़ी ना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, जेईई मेंस 2015, ए रेड एलईडी emits light 0.1 watt uniformly around it. The amplitude of the electric field of the light at a distance of 1 meter from the diode is। बेटा अगर आपने क्लास में आज ध्यान दिया, आपको मजा आया, समझ आया, तो ये सवाल आपसे हिलना चाहिए, वरना पढ़ना बेकार था आज की क्लास का। इसको करके दिखाएं अभी का भी। आई गिव यू 1 to 2 मिनट्स, मेरे को सही अरे यार तुम लोग छापाओगे नेट से तो बैच बर्बाद। मेरे को तरीका जानना है कमेंट में कि कैसे करेंगे इसको। अ रेड लाइट इमिट्स एट 0.1 वाट, अ रेड एलईडी इमिट्स लाइट एट 0.1 वाट यूनिफॉर्मली अराउंड इट। ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड इज। ठीक है बेटा, यहां पे एक रेड लाइट है, ये क्या कर रहा है, यहां नहीं मजा आया, और नीचे बनाता हूं। यहां पे एक रेड लाइट है, ये क्या कर रहा है, 0.1 वाट। पावर कितनी है इसकी, हमने तो 100 ली थी तो बहुत ही कम है, 0.1 वाट की है। एलईडी है ना बेटा, एलईडी की पावर कंजम्पशन कम होती है ना, लाइट इमिटिंग डायोड बड़ी छोटी सी पावर में बढ़िया एनर्जी दे देते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स। तो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली अराउंड इट। अराउंड इट यूनिफॉर्मली मतलब बच्चा, यूनिफॉर्मली मतलब हर तरफ बराबर से एनर्जी दे रहा है, जैसा हमने अज्यूम किया था पहले भी, है ना। एट 0.1 वाट यूनिफॉर्मली अराउंड इट। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द डायोड। अच्छा, यहां से 1 मीटर दूर पे है, इस जगह पे। यहां पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ रहा है, इस जगह पे द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। बेटा यहां पे हमसे ई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। क्या हम यहां पे आई निकाल सकते हैं
और क्या आई निकालने के बाद हम ई नॉट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? पहले हम आई निकाल सकते हैं और आई निकालने के बाद हम ई नॉट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? हम यहां पे आई फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? बेटा व्हाट विल बी आई? आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया। आई इज इक्वल्स टू बेटा पार अपॉन ये एरिया कितना है, किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई एनर्जी? फ्लक्स यहां से भी निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्लक्स यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। एनर्जी कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है? 4 पाई आर स्क्वायर। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। जितनी एनर्जी निकली, जितनी पावर निकली पर यूनिट एरिया, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इंटेंसिटी क्या होती थी, हमने देखी थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू C इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों वैल्यू रखने का समय आ गया। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर इंटू C, पार कितनी है 0.1 वाट, 4 पाई, रेडियस कितना है 1 मीटर, तो ये 1 रह गया। ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। आय हाय हाय हाय, वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। वाह 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 वाह। E नॉट स्क्वायर इंटू C बटे 2 इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया चैप्टर नंबर 1? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है आपको? E नॉट स्क्वायर, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। खेल खत्म, पैसा हजम। और क्या बताऊं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और क्या बताऊं, E नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 10 की पावर 8 इधर आएगा बेटा, 10 की पावर 9 से माइनस हो जाएगा, 0.1 भी तो है, 0.1 ये हटाया तो पावर 1 कम हो गई, 10 की पावर 8 का खेल खत्म हो गया। E नॉट इज इक्वल्स टू √6 आ रहा है बेटा, √3 इंटू √2 भी कर सकते हैं आप, 1.732 इंटू 1.414। अप्रॉक्स वैल्यू आओ चेक करते हैं। भाई मेरे पास √6 आई है, √6 की वैल्यू क्या होगी? √4 से बड़ी होगी। √6 की वैल्यू क्या होगी? √6 की वैल्यू क्या होगी? √4 से बड़ी होगी, √9 से छोटी होगी। मतलब 2 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर से चेक कर लिया, ये है बी, 2 से बड़ी 3 से छोटी। क्लियर? √6 की वैल्यू भाई 5 कैसे हो सकती है? कुछ 2 के आसपास होनी चाहिए। √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है, बीच का है तो बीच की वैल्यू होगी। क्लियर? चलें आगे बढ़े। क्लियर? नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, किताबें इसको बता देती हैं मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल्स टू U/C, शायद आप पढ़ के आए होंगे। और कहीं अगर टकरा के वेव वापस आती है तो U/2C कर देते हैं, सॉरी 2U/C कर देते हैं। कहीं टकरा के वापस आती है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता है, P गया जाते वक्त, P लौटते वक्त, तो डेल्टा P हो गया P लौटते वक्त -P, तो P माइनस P 2P। खैर U/C या 2U/C किताबें बता देती हैं, पर आया कैसे? बात यह है कि आया कैसे? बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वेव है, वेव के पास मोमेंटम कहां हो सकता है? वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। वेव के पास कैसे हो सकता है मोमेंटम? मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेव के पास कहां मोमेंटम है? वेव के पार्टिकल्स, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। डुअल नेचर। अब आप सही चीज को पकड़े, डुअल नेचर। क्या आपने डुअल नेचर में नाम सुन रखा है डी ब्रोई का? क्या आपने क्लास 11 की मॉडर्न फिजिक्स पर, सॉरी क्लास 11 की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, भूलता जा रहा हूं केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ा जब से, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त क्या आपने डी ब्रोई की नाम सुन रखा है? वेव पार्टिकल डुअलिटी, डुअल नेचर, डी ब्रोई। बेटा डी ब्रोई ने क्या बोला था कि अगर नहीं हटाओ, अगर हटाओ, जितने भी मैटर हैं दुनिया के सब वेव बन सकते हैं। उन्होंने ये बोला, उन्होंने क्या बोला? जितने भी मैटर हैं सब वेव बन सकते हैं। तभी बोला जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी चल रही। देखो कहानी बहुत लंबी है, अभी मॉडर्न में पढ़ाऊंगा तुमको मजा आ जाएगा कहानियों में,
अगर मैं कहानियां सुना पाया, क्योंकि यूट्यूब पे सुना लेता हूँ, यहाँ मेरे को कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ते हैं, यूट्यूब वाला यहाँ पे भाई सवाल ज़्यादा कराने होते हैं, इन डिटेल जाना पड़ता है, जो चीज़ें छूट जाती हैं वो करना पड़ता है, ये सब टॉपिक्स में जेई मेंस के जो लेवल के होंगे, नीट के लेवल के, हमको सब कराना। हुआ क्या था कि लाइट का वेव नेचर यहां से मिल चुका है मैक्सवेल के द्वारा, सब लोग वेव नेचर से एग्री कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेव नेचर सब लोग एग्री कर रहे थे, है ना। न्यूटन बोल रहे थे कि लाइट पार्टिकल है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी लेके आए थे। तो लाइट को लेके बड़ा ही एक डिबेट चल रहा था कि पार्टिकल है कि वेव है, पार्टिकल है कि वेव है, पार्टिकल है कि वेव है। फिर प्रूव हो गया, उसका पार्टिकल नेचर भी प्रूव हो गया और वेव नेचर भी प्रूव हो गया। पार्टिकल नेचर प्रूव किया एल्बर्ट आइंस्टीन ने, और वेव नेचर प्रूफ किया यंग्स ने, थॉमस यंग ने, ठीक है। तो दो लोग ने मिलकर कंप्लीटली इसको पुख्ता कर दिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी। ये बात सिद्ध हो गई, जमाना मान गया ये बात, ठीक है, सिद्ध हो गई ये बात, ठीक है। अब डी ब्रोई ने क्या बोला कि अगर ऐसा है कि लाइट वेव होके पार्टिकल बन सकता है, तो उसने बोला दुनिया का कोई भी पार्टिकल वेव बन सकता है। और वहां पे डी ब्रोई ने अपनी हाइपोथेसिस के द्वारा एक वेवलेंथ का फॉर्मूला सजेस्ट किया, डी ब्रोई हाइपोथेसिस। उनकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ये था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। ये बेटा आया लाइट से ही है, ये एक्सप्रेशन लाइट के लिए ट्रू था, तब डी ब्रोई ने दिया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, और पी पावर नहीं बेटा, पी मोमेंटम है। पी क्या है? मोमेंटम, मैटर वेव्स बोलते थे इसको। ये फॉर्मूला इन्होंने सजेस्ट क्यों किया? क्योंकि ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे या लाइट पे। तो लाइट के लिए बेटा हम बोल सकते हैं, इस कहानी को साइड हटाओ, लाइट के लिए हम बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है दैट इज एच बटे लैम्डा, एच बटे लैम्डा, ये होता है मोमेंटम, एच बटे लैम्डा। अगर किसी चीज की वेवलेंथ लैम्डा है तो एच बटे लैम्डा। इन्होंने कहां से लाए थे ये कहानी? ये पार्टिकल नेचर से घुमा फिरा के चीजें यहां तक लाए थे। अभी आप P इज इक्वल्स टू एच बटे लैम्डा इज द मोमेंटम। अब सुनो बेटा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी f है? कोई एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, इसकी एनर्जी कितनी होगी बताओ? शायद ये भी पढ़ा तुमने, u इज इक्वल्स टू एच एफ। क्या ये पढ़ रखा है? u इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू बोलते हैं कई लोग, एच एफ बोलते हैं कई लोग, पढ़ रखा है एच न्यू या एच एफ। बेटा अगर इसी वेव की वेवलेंथ लैम्डा है और स्पीड c है, तो क्या f इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई c हो जाएगा? क्यों भाई, c इज इक्वल्स टू f लैम्डा होता है कि नहीं? तो f इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा हो जाएगा। ये तो सुना होगा ना, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू, है ना। और बेटा c इज इक्वल्स टू f लैम्डा से f क्या हो गया? c बाई लैम्डा। यहां से बेटा हम क्या बोल सकते हैं, जरा u को यहां लिखो, u इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, u इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। बेटा h बाई लैम्डा क्या बन गया? मोमेंटम बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? u इज इक्वल्स टू p इंटू सी, h बाई लैम्डा मोमेंटम बन गया, u इज इक्वल्स टू p इंटू सी। बेटा यहां से मोमेंटम कितना हो जाएगा? u बाई सी। यहां से यू विल गेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज u बाई सी। मैं सारी भूमिका बता के बताया, पर तुमको याद सिर्फ इतना ही रखना है। भूमिका कौन है सर? आपको बस इतना ही याद रखना है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज u बाई सी। और अगर वेव कहीं स्ट्राइक करके वापस आई है, तब बेटा मोमेंटम हो जाएगा 2u बाई सी। चेंज इन मोमेंटम की कहानी हो जाएगी ना, खेल हो जाएगा तब कि वहां कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, p, और p से लौटा, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2p, यानी 2u बाई सी, u बाई सी। अभी के लिए तो याद रख लो u बाई सी। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे ही आप मोमेंटम निकालते हो, कहीं ना कहीं आप एग्री करना स्टार्ट कर देते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास पार्टिकल नेचर भी है। और ये बात हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पार्टिकल नेचर है कि नहीं। मोमेंटम तो भाई पार्टिकल का ही होता है, क्लियर? u बाई सी। नेक्स्ट क्या है बेटा? पॉइंटिंग वेक्टर। ये ऐसे एक छोटा सा टॉपिक है, ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ सवाल भी नहीं आता, कहीं नहीं आता, इसे पढ़ा देते हैं, कहीं नहीं पूछा जाता। ये पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है जरा देखिए। मान लो ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है जेड में। एक बार बताओ वेव का डायरेक्शन कैसे देते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन कोई तरीका है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बताने का कोई तरीका है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन बताने का कोई तरीका है कि नहीं है, ये बताओ, मैंने बता रखा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर के अलावा और कोई बात भी बताइए, मैंने ये तो सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ई क्रॉस बी, है ना। तो बेटा पॉइंटिंग वेक्टर यही काम करता है। पॉइंटिंग वेक्टर डेफिनेशन पढ़े, एस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, एस रिप्रेजेंट्स the direction of energy flow per unit area per unit time along the direction of wave propagation। बेटा ये इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो ये क्या है, इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म है। इनकी कहानी अलग होती है, हमारे सिलेबस बस थोड़ा सा पढ़ना था हम लोग को कि इसका काम क्या होता है। इसका काम क्या है, एस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम along the direction of wave propagation, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा आपने अभी बताया एनर्जी किधर फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बस एंड पे है लेक्चर खत्म, लास्ट टॉपिक है। एनर्जी किधर फ्लो होगी, ई की डायरेक्शन में कि बी की डायरेक्शन में, मेरे ख्याल से एनर्जी फ्लो होगी वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में, मेरे ख्याल से तो वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन में। और बेटा वेव किधर प्रोपोगेट करती है, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में। तो बेटा ये पॉइंटिंग वेक्टर एस का फॉर्मूला होता है 1/μ0 ई क्रॉस बी। इसकी यूनिट बता पाओगे आप पॉइंटिंग वेक्टर की, इसकी यूनिट बता पाएंगे आप पॉइंटिंग वेक्टर की, पॉइंटिंग वेक्टर की आप यूनिट बता पाएंगे? हाँ डीपीपी है बेटा, डीपीपी है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से पढ़ो, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही इंटेंसिटी की यूनिट, वही इंटेंसिटी की यूनिट, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगी, वाट पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट एरिया, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या हो गया, वाट। तो बेटा इसकी यूनिट क्या हो जाती है, वाट पर मीटर स्क्वायर। इस पे एक सिंपल सा सवाल आ सकता है, मैंने भी शायद डीपीपी में इंक्लूड कर दिया है, कुछ नहीं किया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म दिया है कार्टेशियन फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड का कार्टेशियन फॉर्म, आपसे कहा है पॉइंटिंग वेक्टर एस निकालो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालो, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर एस और किस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता था कि द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, बस ले दे के यही इसका एक फॉर्मूला है, इतनी ही बात है। हाँ समराइज करना आज बहुत जरूरी है, बहुत सी चीजें पढ़ी आज हम लोगों ने। बेटा आज हम लोग ने पढ़ा ये बात कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी की बात कर लें, चलो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। कोई गंदा आदमी हम लोग से आके कहता है हमको यूई की वैल्यू चाहिए, तो यूई कितना हो जाएगा बेटा, इस यू का आधा यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। कोई दूसरा गंदा आदमी कहता है हमको यूबी की वैल्यू चाहिए, ये भी कितना हो जाएगा, यू का आधा यानी 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। और हम लोग को पता है ये सारी वैल्यूज कैसी हैं बच्चों, हम लोग को पता है ये ऑल वैल्यूज कैसी ले रखी हैं, हम लोग ने एवरेज वैल्यूज ले रखी हैं, सब की सब क्या हैं, एवरेज वैल्यूज हैं। ये पढ़ा हम लोग ने सबसे पहले। इसके बाद बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आज पढ़ा एनर्जी डेंसिटी, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, एनर्जी डेंसिटी के बाद इंटेंसिटी पढ़ी मेरे ख्याल से। बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी आया था, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं आई इज इक्वल्स टू, ये क्या है, यू मल्टीप्लाइड बाई सी, यू एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सी। बेटा यू समझ में आता है ना, यू क्या चीज है याद रखेंगे, एनर्जी नहीं यहां नहीं लिखता, यू क्या चीज है, नीचे लिख देता हूं, यू क्या चीज है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और बताओ और क्या पढ़ा,
इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला भी याद रखो। इंटेंसिटी का मेन फॉर्मूला क्या है, बेसिक डेफिनेशन वाला फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाती है, वाट पर मीटर स्क्वायर। फिर बेटा हम लोग ने इंटेंसिटी और पावर का रिलेशन पढ़ा। इंटेंसिटी और पावर का रिलेशन क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया, एक तरह से पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, इसको ऐसे लिख लो, पावर रेडिएटेड, वही बात मैं वहां फील करा के आपको बताया था, वही चीज यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दिया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। बेटा हम लोग ने और क्या पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा बेटा, है ना, मोमेंटम पढ़ा। मोमेंटम कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मोमेंटम होता है एनर्जी बाई सी, यू बाई सी, टोटल एनर्जी है, वेयर यू डिनोट्स टोटल एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, टोटल एनर्जी। और बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा, पॉइंटिंग वेक्टर एस पढ़ा। एस क्या होता है, 1/μ0 E क्रॉस बी, क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। इतना ही पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। इतनी चीजें आज हम लोग ने पढ़ी है, याद रहेगा, पूरा समराइज कर दिया मैंने। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत मजा आया होगा। कल डेफिनेटली दिस चैप्टर इज ओवर। कल हम लोग इसमें कुछ बोर्ड के लेके इंपॉर्टेंट चीजें लेके आएंगे, कौन सी वेव क्या प्रॉपर्टी दिखाती है, ये सब बात करेंगे, थ्योरेटिकल टाइप का होगा। और अपना मंडे से स्टार्ट होगा रे ऑप्टिक्स, फिर 1 महीना करीब करीब रे ऑप्टिक्स चलाएंगे, ऐसे ही घुस घुस के, जैसे हर चैप्टर में घुसे ना, जैसे एसी में घुस घुस के हम लोगों ने कितने लेक्चर ले लिए, एसी में 13-14 लेक्चर हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में 13 लेक्चर। बेटा ऐसी ही पढ़ाई करनी है कि जबरदस्त पढ़ाई हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए। क्लियर है? आप लोग खूब रिवाइज करिए बच्चों, ठीक है, खूब रिवाइज करिए, टाइम मत बर्बाद करिए। कल मैंने आप लोगों को बहुत समझाया था, उन चीजों को दिल पे रखिए। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।